आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं भारतीय संविधान के भाग 2 पे चर्चा करने के लिए। पहले सेशन में हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 को समझे थे। आज हम लोग भाग 2 को अच्छे तरह से समझेंगे, जिसमें नागरिकता पढ़नी है। भारत आज़ाद भी हो चुका है, संविधान भी बन रहा है, तो यह तय करना होगा ना कि भारत का नागरिक कौन होगा। उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह होती है कि आखिर नागरिकता होता क्या है। आखिर नागरिकता होता क्या है? नागरिक राज्य का संपूर्ण सदस्य होता है। किसी भी देश में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक नागरिक और दूसरा विदेशी, यानी दूसरा विदेशी। एक नागरिक और दूसरा विदेशी। विदेशी वो होते हैं जिन्हें कुछ अधिकार तो प्राप्त होते हैं, लेकिन संपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होते। लेकिन एक नागरिक को उस देश का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। जैसे नागरिक राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। पूर्ण सदस्यता के कारण वो राज्य के प्रति निष्ठा भी रखता है, और वह राज्य का पूर्ण सदस्य होने के कारण सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होता है। यानी जो देश का नागरिक होगा वह किसी भी पद के लिए हकदार होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत एक गणतंत्र है, इसलिए एक भारत का नागरिक जो है वो राष्ट्रपति से लेकर एक डीएम, एसपी, चपरासी, पियून, यहाँ तक कि राजनीतिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार, यानी देश के जितने भी संसाधन हैं, देश में जितनी भी सेवाएं हैं, उस सब का वह हकदार है। जिसके लिए वो योग्यता रखता है, उसमें उसकी हकदारी पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। यानी जो नागरिक है उसे संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, पूर्णतः अधिकार प्राप्त है। इसी के संबंध में हम लोग को आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का चर्चा करना है। लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक केवल यह बताया गया है कि जब देश आजाद हुआ उस समय भारत का कौन नागरिक हुआ, या जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत का कौन नागरिक होगा। तो आइए इसी के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से ही चर्चा की गई है कि संविधान लागू होने के दिन कौन कौन श्रेणी के लोग भारत का नागरिक बनेंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 10 तक की गई है, और अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद विधि द्वारा तय करेगा कि नागरिकता देनी कैसी है, लेनी कैसे है, कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 5 के अनुसार एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। 1 नंबर, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी अनुच्छेद 5 यह कहता है कि भारत का नागरिक संविधान लागू होने के समय वह व्यक्ति होगा जिसका जन्म या तो भारत में हुआ, या पूर्ण मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा में, अगर कोई व्यक्ति सपोज डेट मान लीजिए कि अमेरिका में जन्मा, लेकिन उनके माता पिता में से कोई अगर एक भारतीय है तो वह भारत का नागरिक होगा। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि मैं इंडियन हूँ, मेरी वाइफ अमेरिकन है। हम लोग 1948-47 का बात कर रहे हैं, 1949 या 50 मान लीजिए, 1950 में है हम लोग। तो मैं इंडियन हूँ, मेरी पत्नी अमेरिकन है। अगर जो हमारा बच्चा होगा 1948, 49 या 50 में, वह बच्चा भारत का नागरिक होगा, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूँ। या माता भी अगर भारत की नागरिक होगी और पिता किसी विदेशी मूल का होगा, तभी उसका जो बच्चा होगा वह भारत का नागरिकता ले सकेगा, वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात यह है कि सपोज डेट कोई व्यक्ति है जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है, और वह अगर चाहेगा तो वह भी भारत का नागरिकता ले सकेगा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा है। तो अनुच्छेद 5 ये भी स्पष्ट करता है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से, यानी 5 साल पहले से जो व्यक्ति भारत में रह रहा है वो भी भारत का नागरिक होगा। अब अनुच्छेद 6 की तरफ बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 6 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से है, यानी अनुच्छेद 6 उस संबंध में है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए। आप लोगों को पता होगा कि आज़ादी के समय हमारा देश दो भागों में विभक्त हो गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो उस समय काफ़ी लोग पाकिस्तान से भारत के लिए आए थे। तो वह व्यक्ति जो भारत में आया है वह कैसे नागरिकता लेगा, उसी के संबंध में अनुच्छेद 6 इस चीज को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित 2 शर्त है, मतलब अनुच्छेद 2 जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है उसके लिए वो 2 शर्त कहता है कि इसमें से कौन सा शर्त आप पूरा करते हैं। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में सामान्यतः निवास कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में पाकिस्तान से आ गया है और उसके बाद कंटिन्यू लगातार भारत में रह रहा है तो वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। सेकेंड कहता है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है, किंतु इसके लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। यानी कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 पहले आया है तो वो पॉइंट नंबर 1 के अनुसार से नागरिकता ले सकेगा। दूसरे नंबर यह है कि 19 जुलाई को आया हो या 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, तो यह दोनों में ये हो जाता है ना कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है कोई व्यक्ति तो उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता लेनी होगी, यानी पहले जाकर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद उसे कंटिन्यू 6 महीना भारत में रहना होगा, तब वह भारत का नागरिक बन सकेगा, या 6 माह पहले से रह रहा होगा तब भी वह भारत का नागरिक बन सकेगा। अनुच्छेद 6 पूरे तरह से पाकिस्तान के लिए है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए हुए थे उस समय, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं, उस समय जो आज़ादी के समय जितने लोग आए हुए थे उसके संबंध में। अब चलिए अनुच्छेद 7 को देखते हैं। अनुच्छेद 7 कहता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए और पुनः लौटकर भारत आया हो, ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकेगा, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। जैसे आज़ादी के समय आपको पता होगा कि कितने दंगे हुए थे। जिन्ना का वो भाषण लड़कर लेंगे पाकिस्तान, उसके बाद काफ़ी देश में दंगे फसाद शुरू हुए, सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया, जिसमें कुछ लोग जो भारत में थे वो पाकिस्तान चले गए और कुछ पाकिस्तान के लोग भारत आए। लेकिन यह समस्या देखा गया बंटवारे के बाद कि जो लोग पाकिस्तान गए हैं वो भारत फिर से लौट के आ रहे हैं, तो उसके लिए भी संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया कि ये तो हैं तो आखिर अपने ही घर के, अगर ये चले गए और फिर से अपने घर में आना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गुस्सा होकर अपने घर से भाग निकलें, तो फिर अगर आप घर में आइएगा तो आपके पिताजी तो आने देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी तो रखेंगे। तो यही बात है कि इसी संबंध में अनुच्छेद 7 स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, वो भारत से पाकिस्तान चला गया और फिर पुनः लौट कर आ गया, फिर अपने घर में वापसी किया, तो वह व्यक्ति पंजीकरण करवाएगा। यानी वह व्यक्ति जो उस समय का भारत का विदेशी मामले का लोग जो देखते हैं उन ऑफिस में जाएगा, विदेशी मामलों के ऑफिस में जाएगा, वहां पे पंजीकरण कराएगा कि मैं भारतीय था, मैं 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, मैं फिर आ गया हूं और मैं भारत का नागरिकता लेना चाहता हूं, तो वह पंजीकरण करेगा। लेकिन पंजीकरण के बाद उसे कंटिन्यू 6 महीना रहना होगा। यानी अगर पंजीकरण करवा लिया कोई व्यक्ति और लगातार 6 महीने भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिकता उसे भी मिलेगी। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो, वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु यह आवेदन उसके कूटनीतिक या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में किया हो। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, सपोजेट मान लीजिए अगर हम भारत के नागरिक हैं लेकिन हमारे पिताजी भारत के नागरिक नहीं, हम यह तय किए
सपोजेट मान लीजिए कि हम अमेरिका के नागरिक हैं, हम यह तय किए कि हम अब अमेरिका की नागरिकता का त्याग करेंगे और भारत का नागरिक बनेंगे। क्या करेंगे? भारत का नागरिक बनेंगे। तो भारत का नागरिक बनेंगे तो अगर आकर हम अगर भारत का नागरिक बन गए, तो अगर हमारे माता पिताजी भी अगर चाहते हैं तो वो भी इस चीज को, यानी वो भी भारत की नागरिकता को हासिल कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें कूटनीतिक पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना, आवेदन करना होगा। यानी जो दूतावास होता है उसमें जाकर उनको आवेदन करना होगा कि मैं इस देश से आया हूँ, मेरा बेटा वंश का कोई सदस्य, मेरा बेटा भतीजा चाचा, मतलब जो भी रिलेशन होता है उनके वंश का अगर कोई सदस्य है, वो यहाँ भारत में रहता है, मैं यहाँ का नागरिकता लेना चाहता हूँ, तो वो भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकेगा। अब अनुच्छेद 9 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, यानी भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं ही हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं अपने स्वेच्छा से अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो मेरी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसी बात को स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति जो भारतीय है वह दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अगर दूसरे देश में वो रह रहा है तो भारत के पासपोर्ट पे और उस देश के वीजा पे वहां रहना होगा। अगर वहां की नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया या स्वीकार कर लिया तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। यानी दोहरी नागरिकता को पूरी तरह से खारिज करता है। भारत में एकल नागरिकता प्रणाली लागू है। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 यह कहता है कि नागरिकता का अधिकार जो अनुच्छेद 5 से 8 में दिया गया है वह बना रहेगा जब तक संसद कानून द्वारा उसे बदलती नहीं है। यानी अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट कर देता है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक जो नागरिकता का हम लोग पीछे देख चुके हैं, यानी अनुच्छेद 5 में जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 6 में जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 7 में जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 8 में जो चर्चा की गई है, वह तब तक बना रहेगा जब तक कि संसद कानून द्वारा उसे बदल नहीं देती है। यानी संसद उसे जब तक संशोधित नहीं करती है तब तक वह कानून बना रहेगा। अब अनुच्छेद 11 क्या करता है? अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के अधिकार का विधि बनाकर विनियमन करेगा और अनुच्छेद 11 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। अनुच्छेद 11 यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संसद जो है वो नागरिकता के अधिकार संबंधित कानून बनाएगी और उसका विनियमन करेगी। यानी भारतीय संसद तय करेगी कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा, किसका नागरिकता खारिज किया जाएगा, आधार क्या होगा, नागरिकता देने का आधार क्या होगा, इस सभी विषयों पर संसद कानून बनाएगा। यह अनुच्छेद 11 स्पष्ट करता है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। यानी जो अनुच्छेद 11 में जो शक्ति संसद को दी गई है, इसका प्रयोग करके वह नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया। इसको 1957 में, 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में संशोधित किया गया है। यानी अनुच्छेद 11 ने शक्ति दिया संसद को कि आप नागरिकता संबंधित कानून बनाइए और उसका विनियमन कीजिए, और भारतीय संसद ने उसका प्रयोग करते हुए नियम बनाया, उसका विनियमन किया, और समय समय पर जब भी भारतीय संसद को आवश्यकता महसूस हुई कि इसको संशोधित करने की जरूरत है, तब तक भारतीय संसद ने इसे संशोधित किया। तो आज हम लोग अनुच्छेद 11 पढ़े हैं, अनुच्छेद 11 तक पढ़े हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे, यानी अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, और फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के संबंध में। ये दोनों चर्चा करेंगे और उसी के साथ हम लोग का भाग 2 समाप्त हो जाएगा, और फिर हम लोग भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार की तरफ बढ़ेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसका हम लोग कई भागों में वीडियो को बांटकर, कितने भागों में हम लोग पढ़ेंगे, सेशन को बांट के छोटी छोटी सेशन में, ये आप लोगों को भार भी महसूस ना हो और टॉपिक भी क्लियर हो जाए। इसलिए एक एक आर्टिकल वाइज पूरा भारतीय संविधान हम लोग समझेंगे और विभिन्न वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसलिए
अनुच्छेद 11 तक आज पढ़िए। कल हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पढ़ेंगे और उसी के साथ नागरिकता को समाप्त करेंगे और फिर अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।